नमस्कार आप सब लोगों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम एक सेशन हम ये सीरीज चला रहे हैं हिंदी भाषा में, जिसमें हम बिजनेस एप्लीकेशंस और पावर प्लेटफॉर्म के सारे कंसेप्ट्स को टच करेंगे अपने नेटिव लैंग्वेज हिंदी में, सो दैट अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। बिजनेस एप्लीकेशंस और बिजएप्स गुरु जो एमवीपी सहान और नदीजा का ब्रेन चाइल्ड है, उसमें जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड पे महेंद्र, अमित और अखिलेश हम हिंदी मीटअप ऑफ बिजएप्स गुरु मैनेज कर रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे बिजनेस एप्लीकेशंस और पावर प्लेटफॉर्म के कंसेप्ट्स को हिंदी में समझाएं। तो आज का हमारा छठवा एपिसोड है, सेशन है। पहले 5 सेशंस में हमने पहला सेशन हमारा एक ओवरव्यू सेशन था, जिसमें हमने डायनामिक्स 365 एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ होल बुके ऑफ ऑफरिंग्स हमने डिस्कस किया कि उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। और फिर हमने हमारा फोकस शिफ्ट किया टू द सेल्स मॉड्यूल, जो काफी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है किसी भी बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन में। सो सबसे पहले शुरुआत किसी भी बिजनेस की सेल्स से होती है, और हमने देखा कि कैसे डायनामिक्स 365 आपको आपके सेल्स प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने को आसानी से इम्प्लीमेंट करने का एक जरिया देता है। नाउ कंटिन्यूइंग विथ हमारा सेल्स मॉड्यूल, एक चीज होती है कि हमने चलो पूरा सेल्स मॉड्यूल देख लिया, हमने ये देखा कि कैसे बिजनेस एप्लीकेशन के सेल्स मॉड्यूल के थ्रू आप पूरा एक कोड टू इनवॉइस या अपॉर्चुनिटी टू इनवॉइस का एक पूरा जो सेल्स प्रोसेस है वो कैसे कवर कर सकते हैं। तो अभी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी होती है, ये जानना कि जो आप अपने सेल्स प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उनका कस्टमर के ऊपर कस्टमर से क्या फीडबैक या क्या रिजल्ट मिल रहा है। सो टेक फॉर एग्जांपल, आपने एक मेल भेजा है कस्टमर को। अब आपको ये जानना जरूरी है कि और आपको मदद मिलेगी अगर आप ये देख सकें कि क्या आपका भेजा हुआ मेल आपके कस्टमर ने पढ़ा भी है कि नहीं। तो हो सकता है अगर आपको कोई जवाब नहीं आया तो हो सकता है कि आपके कस्टमर ने आपका मेल ही नहीं पढ़ा हो, या फिर ये लो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक सेट प्रोसेस है, एक सेल्स प्रोसीजर है जो आप चाहते हैं कि आपके सारे सेल्स पर्सन वो फॉलो करें। तो आपके जो भी मैनेजर्स होंगे वो एक सेल्स प्रोसेस डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और समय समय पे नए लोग ज्वाइन करेंगे, और आप चाहते हैं कि आपका एक जो प्रोसेस सेट है, आपके सारे सेल्स पर्सन वही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी फॉलो करें। तो ये भी एक ऑफरिंग है एज पार्ट ऑफ सेल्स इनसाइट, जिसके बारे में अखिल आज हमें बताएंगे। सो अखिल, मैं चाहती हूँ कि आप अभी सेशन शुरू कर दें और कंटिन्यू है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूही। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। यस सर। ओके, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सभी जुड़ने वालों को बहुत बहुत नमस्कार, और धन्यवाद आप सैटरडे के दिन अपना समय निकाल के सेशन अटेंड करने आए। आप में से कुछ लोग जिन्होंने पिछले सेशंस अटेंड किए होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑल द वे शुरुआत से, जब से ये फोरम स्टार्ट हुआ है और इसका हिंदी चैप्टर, हम डायनामिक्स 365 फॉर सेल्स, जो माइक्रोसॉफ्ट का सीआरएम एप्लीकेशन है या कस्टमर एंगेजमेंट एप्लीकेशन है, उसके सेल्स मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो हमने शुरुआत की थी कि माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इकोसिस्टम क्या है, और उसके तहत हमने बात की थी कि इसमें अलग अलग पिलर्स हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या कस्टमर सर्विस के लिए महत्वपूर्ण है, या फील्ड सर्विस के लिए महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार से अलग अलग पिलर्स की और हमने बात की थी। आगे के कुछ सेशंस में हमने ये भी बात की थी कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक
कनेक्टेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें एज्योर क्लाउड जो कि इंडस्ट्री लीडिंग क्लाउड सर्विस है, उसके अलावा बिजनेस एप्लीकेशंस जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 सीई और जिसको अभी मॉड्यूलराइज कर दिया है सेल्स सर्विस, फील्ड सर्विस और मार्केटिंग और पावर प्लेटफॉर्म है। और उसी के साथ ही जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के जो पिलर्स हैं, जिसके अंतर्गत आपके एचआर फंक्शंस हैं, फाइनेंस फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो लघु और सूक्ष्म उद्योग जिनको हम कहते हैं, उनके लिए अगर कोई ये ऐप यूज करना है तो बिजनेस सेंट्रल है। तो हमने इन सारे पिलर्स के ऊपर बात की थी, और हमने ये भी बात किया था कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट अपना एक और क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट 365 जिसको हम कहते हैं, जिसको पहले हम ऑफिस 365 भी बोलते थे, कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, और कैसे किसी भी एंटरप्राइज के अलग अलग विभागों में काम करने वाले लोग एक प्रॉपर कनेक्टेड प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बिजनेसेस को बूस्ट कर सकते हैं। इसी तारतम्य में आगे जाते हुए आज हम बात करेंगे डायनामिक्स 365 सेल्स के ऊपर। हमने तकरीबन 4 सेशन लिए थे, और इन सेशंस को अगर हम देखें तो इनमें सब में कुछ खास बात थी। जैसे एक सेशन में हमने ये बात की कि जो कोड टू इनवॉइस प्रोसेस है उसमें क्या आता है। हमने एक सेशन में ये बात की कि आप कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, तो आउटलुक के साथ इंटीग्रेशन, शेयर पॉइंट जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके साथ इंटीग्रेशन, और बाद में एक सेशन में हमने एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग, इन सारी चीजों के ऊपर बात की। तो हमने सोचा कि आज हम डायनामिक्स 365 सेल्स को फिनिश अप करने के लिए इन सारे सेशंस को कंबाइन करके, इनको इकट्ठे करके हम आज एक फाइनल सेशन करेंगे, और उसके साथ ही उसके ऊपर कुछ सोफिस्टिकेटेड चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले कुछ महीनों या तकरीबन 1-1.25 साल में ऐड की, जो प्राइमरीली प्राथमिक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को काफी हद तक लेवरेज करती हैं, और जो ये इस्टेब्लिश करती हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बिग डेटा एनालिसिस भी है, अपनी क्लाउड सर्विसेज होने की वजह से उनके पास डेटा प्रोविजनिंग के कैसे टूल्स हैं, और उसकी बेसिस पे कैसे वो एआई और एमएल के मॉडल्स बना के और अपने बिजनेस एप्लीकेशंस में बहुत ही कम कीमत या तकरीबन फ्री में आप कहिए, और विदाउट एनी डेटा साइंस नॉलेज, विदाउट एनी मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे एक सिटीजन डेवलपर या फिर एक टेक्नोलॉजी डेवलपर कैसे उसको लेवरेज करके अब स्मार्ट एप्लीकेशंस बना सकता है। तो तो आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल सेलिंग विद डायनामिक्स 365 सेल्स इनसाइट्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, सेल्स इनसाइट्स बेसिकली एक प्रीमियम ऑफरिंग है जो डायनामिक्स 365 सेल्स कस्टमर्स के लिए है। इसके अलग अलग वर्जन्स आते हैं, जैसे कि अगर आप पहले से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज और बिजनेस एप्लीकेशंस यूज करते हैं, और आप एक ऐसे कस्टमर हैं जो डायनामिक्स 365 फॉर सेल्स पहले से इस्तेमाल करता है, तो आप सेल्स इनसाइट्स को अलग से ऑप्ट करके उसकी लाइसेंस भी पे करके उसको एज एन एड ऑन अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक नए कस्टमर हैं तो आपके पास कई अलग अलग ऑप्शंस या कई अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि आप डायनामिक्स 365 फॉर सेल्स प्रोफेशनल वर्जन ले सकते हैं, जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए है। आप सेल्स प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं जिसकी लाइसेंस कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है लेकिन उसमें फीचर्स भी ज्यादा हैं, या फिर आप एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन वर्जन ले सकते हैं जिसको हम डायनामिक्स 365 फॉर सेल्स एंटरप्राइज बोलते हैं। और एंटरप्राइज के अंदर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपने सुन रखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का एक और बिजनेस है लिंक्डइन, जो पहले एक अलग कंपनी थी, बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर किया, और अब वो माइक्रोसॉफ्ट के फैमिली ऑफ ऑफरिंग्स जिसको हम कहेंगे उसका हिस्सा है। तो लिंक्डइन को लेवरेज करके जो रिलेशनशिप सेल्स और मैं इन सब बातों के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि रिलेशनशिप सेल्स से मेरा क्या मतलब है। तो एंटरप्राइज में एक एडिशनल जो फीचर है वो ये है कि आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर यूज कर सकते हैं, और जो B2B नेटवर्किंग और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए जो फ्लैगशिप टूल है लिंक्डइन, उसको लेवरेज करके अपनी सेलिंग को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। मेरा थोड़ा बोलने की स्पीड ज्यादा तेज है, तो अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में या कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मैं बीच में रुकने में कोई असुविधा महसूस नहीं करूंगा।
ठीक है, अगर अभी तक हम सेम पेज पे हैं तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए, सेल्स एक बहुत ही एक्साइटिंग, एग्रेसिव और बड़ा ही मैं कहूँगा फ्लैशी डिपार्टमेंट होता है या फ्लैशी फंक्शन होता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप जनरली सेल्स पर्सन से मिलेंगे जो किसी भी प्रकार के सेल्स करते हैं, चाहे वो B2B सेल्स हो, चाहे B2C सेल्स हो, भले वो एक सिम कार्ड बेच रहे हो या फिर कोई एंटरप्राइज सर्विसेज बेच रहे हो, उनके ऊपर कई सारे मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कई बार स्ट्रेस का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, कंपनी का एक आउटलुक होता है कि मुझे क्वार्टरली इतना रेवेन्यू क्लॉक करना है, और उसी के हिसाब से सेल्स टीम अपनी मेहनत करती है। तो ये एक्साइटिंग है क्योंकि सेल्स टीम जनरली एक बेसिक सैलरी और उसके ऊपर इंसेंटिव्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन उसी तरीके से सेल्स का फंक्शन स्ट्रेस भी लेके आता है। और स्ट्रेस क्यों लेके आता है? क्योंकि इतनी भाग दौड़ है और इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। और तीसरी चीज है कि गलती की गुंजाइश नहीं होती है। आप इमेजिन करिए कि आप एक सेल्स मैनेजर हैं किसी एंटरप्राइज IT कंपनी के, और आप अपनी सर्विसेज बेचने की कोशिश कर रहे हैं किसी मल्टीनेशनल को। आप किनके साथ अपने शोल्डर्स रब कर रहे हैं? दूसरे और ग्लोबल एंटरप्राइज IT कंपनीज, जहां पर भी इसी तरीके के सीजन सेल्स पर्सन हैं, और जो आपकी टिकट साइज है, जो डील साइज है, वो $multi-million होती है। तो इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है और गलती की गुंजाइश कम होती है। तो इसलिए काफी केयरफुली काम करना होता है, और इसी के साथ ही फास्ट पेस में काम करना होता है, ताकि आप उस कंपटीशन में पिछड़ ना जाए। ये सारा सेल्स फंक्शन जो है, जनरली ये पाया गया कि सेल्स डिपार्टमेंट कई सारे चैलेंजेस फेस करता है। मार्केट से आ रहे चैलेंजेस, अपने डिपार्टमेंट के चैलेंजेस, और उसके साथ ही IT सिस्टम्स के चैलेंजेस। तो हम बात करेंगे कुछ मार्केट्स की, पेन पॉइंट्स की और चैलेंजेस की। तो ये स्लाइड क्या बोलती है कि यदि अगर सेल्स पर्सन के पास सही टूल्स नहीं हैं, तो वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या कस्टमर्स की जो आशाएं हैं उन पे खरा नहीं उतर पाएंगे। और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हैं इस स्टेटमेंट को बैक करने के लिए। जैसे एक्सेंचर, जो एक विश्व प्रसिद्ध जानी मानी कंसल्टिंग कंपनी है, वो कहती है कि 59% सेलर्स ये बोलते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बहुत सारे सेल्स टूल्स दे रखे हैं। इसका मतलब है कि उनको थोड़े काम एक टूल में करने पड़ेगा, थोड़ा काम दूसरे IT सिस्टम में करना पड़ेगा, कुछ काम ईमेल्स पे करना पड़ेगा, कुछ चैट सिस्टम्स पे करना पड़ेगा, कुछ फोन कॉल्स उनको हैंडल करने पड़ेंगे, और बहुत सारा पेपर वर्क भी करना पड़ेगा। तो 59% सेलर्स इस चीज को एक मतलब मानते हैं कि वो उनके लिए एक हिंड्रेंस है। 18% सेल्स पर्सन ये मानते हैं कि वो ट्रस्टेड एडवाइजर माने गए हैं उनके कस्टमर्स के द्वारा। ट्रस्टेड एडवाइजर से मतलब है ऐसे एडवाइजर्स जो कस्टमर्स जिनके वो देख के या जिन्हें सुन के ये फील कर सकें कि हाँ, ये हमारी समस्या का समाधान करने आए हैं, केवल हमसे पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं। तो वो जो ट्रस्ट होता है, जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है कस्टमर और सेलर के बीच में, केवल 18% लोगों ने कहा कि हम ऐसा फील करते हैं कि हम वो ट्रस्ट बना पाए हैं। 18% एक बहुत कम नंबर है। आप सोचिए कि इसके बचे हुए जो लोग हैं, 82% लोग, वो स्ट्रगल करते हैं डिससेटिस्फैक्शन या डिस्ट्रस्ट से। एंड डिस्ट्रस्ट आपको पता होगा, वो एक अच्छी चीज नहीं है, वो स्ट्रेस पैदा करती है। अगर आपको पता लगे कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। इसी प्रकार CSO इनसाइट्स का एक स्टैटिस्टिक्स है कि जो एट एन एवरेज 32% जो समय होता है सेलर का, वो एक्चुअल सेलिंग में जाता है, और बाकी का काम उसका क्लरिकल एक्टिविटीज में चला जाता है, जैसे कि पाइपलाइन की रिपोर्टिंग करना, क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना, मंथली रिपोर्टिंग करना, वीकली केडेंसेस करना। अगर आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं तो अपने सेल्स मैनेजर को अपडेट्स बताना। अगर आप सेल्स मैनेजर हैं तो VP सेल्स को अपडेट्स बताना। अगर आप VP सेल्स हैं तो आप जो CXO लेवल लोग हैं, जो CEO हैं, जो CFO हैं, उनको चीजें बताना। आप जब सेलिंग करते हैं तो आपके आपके खर्चे भी होते हैं, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, आप एयर टिकट्स बुक करते हैं, आप होटल स्टे करते हैं, आप क्लाइंट एंटरटेनमेंट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, और उसके लिए आपको डेटा बनाना पड़ता है। अदरवाइज कंपनी ये क्वेश्चन रेज कर सकती है कि हमने आपके ऊपर या फिर आपके एंडेवर्स में इतने पैसे खर्च किए, लेकिन उस हिसाब से सेल्स हमको नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई है? तो आपको फिर लॉजिक देना पड़ता है कि भाई क्या रीजंस थे जिसकी वजह से
खर्च तो हुआ है लेकिन सेल हो सकता है थोड़े समय के बाद आए। तो ये सारे चैलेंजेस को लेते हुए मेरे ख्याल से जो चीजें निकल के सामने आई B2B सेल्स के लिए, और लोगों ने ये समझा, जो सीजन सेल्स पर्सन है, जो इंडस्ट्री एनालिस्ट है, उन्होंने ये समझा कि B2B सेल्स को में विश्वास और मजबूत जो रिलेशनशिप है उसको बनाने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है ट्रस्ट, यानी विश्वास। आप कस्टमर को जो चीजें बेच रहे हैं उनको ये विश्वास होना चाहिए कि आप उनकी समस्या का एक समाधान दे रहे हैं। यू आर प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम रादर देन जस्ट सेलिंग योर सर्विस। अपनी सेवाएं बेच दी, अपना प्रोडक्ट बेच दिया और बाद में पैसे लेके आपसे ज्यादा लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक जार्गन होता है कि हाउ मेनी डॉलर्स डिड यू गेट फॉर एवरी डॉलर यू स्पेंट। मतलब आपने हर $1 जो स्पेंड किया उसके बदले में आपको कितने डॉलर्स वापस मिले। तो आप जब बिजनेस करने बैठते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। और तीसरा है प्राइसिंग। ऑब्वियसली आजकल चूंकि जो स्मार्टनेस है वो अभी जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का समय था या और पुराना समय था, उसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम था। अभी कंपटीशन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज मैच्योर होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ज्यादा लोग इस काम में आते जा रहे हैं। उस वजह से प्राइसिंग का एक वॉर है तकरीबन हर जगह। चाहे आप एयरलाइंस में देखिए, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी में देखिए या IT सर्विसेज में देखिए, हर जगह प्राइस कॉन्शियस होते जा रहे हैं। और ये तकरीबन पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि एशिया में लोग ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं, अमेरिका यूरोप में कम प्राइस सेंसिटिव है, बट अभी मोर और लेस सब जगह वही है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये सारी चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए सेलर्स ऐसा मानते हैं कि उनको स्मार्ट सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। और इसी वजह से अभी जो भी CRM और ERP और सेल्स फोकस्ड एप्लीकेशंस हैं वो स्मार्ट सॉल्यूशंस, इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस या फिर सॉल्यूशंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं मार्केट में। एक और जो समस्या सेलर्स ने जनरली शेयर की है वो ये है कि वो बहुत सारे डिस्कनेक्टेड टूल्स, ऐसे टूल्स जिनसे इंफॉर्मेशन इधर से उधर सीमलेसली नहीं जाती है, डेटा और प्रोसेसेस पे काम करते हैं और उसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन होता है और ग्राहकों को, उनके कस्टमर्स को बैड एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है। बैड एक्सपीरियंस का मतलब है बैड इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन का मतलब है लॉस ऑफ सेल। तो उनका कहना है कि जनरली अब तक जो CRM सिस्टम वो यूज कर रहे थे वो सोशल सेलिंग जो वो कर रहे थे सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, मसलन फेसबुक एड्स या फिर सोशल नेटवर्किंग या लिंक्डइन नेटवर्किंग, वो टू द पॉइंट नहीं हो रही थी। और प्रोडक्टिविटी टूल्स जो यूज करते हैं जैसे ईमेलिंग सिस्टम, चैट सिस्टम, कोटेशन जनरेशन सिस्टम या फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोडक्टिविटी टूल्स स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। तो या फिर ये सब एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में, इसके समाधान के रूप में सेलर्स जो हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने ये समझा कि अगर CRM, सोशल नेटवर्क्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स ये सब एक दूसरे से सीमलेसली बातें करने लगे और डेटा सीमलेसली एक्सचेंज होने लगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इससे उनके जो सेल्स प्रोसेसेस हैं, जो ग्राहक से संबंधित जो डेटा है उनके पास, जो इन्फॉर्मेशन है और जो टूल्स वो यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ ज्यादा परफेक्टली काम करने लगेगा। और जो पिच वो बना रहे हैं, पिच का मतलब होता है कि आपने जो ऑफरिंग कस्टमर को बताई या फिर जो ईमेल्स पे भेजी या जो नैरेट की, उसको हम कहते हैं पिच। तो वो जो आपकी पिच होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, अगर आपका CRM सिस्टम जिसके अंदर आपका क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा है, डेमोग्राफिक डेटा है, फर्मोग्राफिक डेटा है, इंटरैक्शंस डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट 365 जहां पे आपके ईमेल्स हैं, जहां पे आपकी चैट्स हैं, जहां पे आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो, और लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्किंग टूल्स जिनके थ्रू हम प्रोफेशनल नेटवर्क्स को अपील कर पाते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक सेल्स इनसाइट्स यही करता है कि वो CRM, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365, लिंक्डइन, इन सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है ताकि ये सीमलेसली एक दूसरे से बात कर सकें। और जो डेटा इन सारे टूल्स से गैदर होता है उनको एक कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म में इंजेस्ट करके, एग्रीगेट करके, या फिर जो डेटा लेके उसमें एग्रीगेट करके और उसके ऊपर मशीन लर्निंग वगैरह की एल्गोरिदम चला सकें।
सो सेलर्स के बारे में जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तो हम सेलर्स को हेल्प कर पाएंगे कि वो स्मार्ट डिसीजन ले सकें, और ये स्मार्ट डिसीजन डेटा बैक्ड हो, ना कि गट फील बैक्ड हो। सो गट फील बैक्ड का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक सेल्स पर्सन हूं, मैं 30-35 सालों से सेलिंग कर रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया हूं बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। अचानक एक दिन मेरा रिटायरमेंट हो जाता है या मैं कंपनी स्विच कर लेता हूं, तो वो मेरा नॉलेज मेरे दिमाग के अंदर चला गया, राइट? मैं जहां गया वहां मेरा नॉलेज भी चला गया। तो अगर ये सारी चीजें सिस्टम के अंदर डेटा के रूप में रहेंगी तो जो बंदा मुझे रिप्लेस करने आ रहा है वो भी उतना ही इफेक्टिवली चीजें कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर सिस्टम्स एक दूसरे से सीमलेसली बात कर पाएंगे और मैनेजमेंट को जो रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स चाहिए वो उनके फिंगर टिप पे मौजूद होगी, तो सेलर्स को इन क्लरिकल कामों के ऊपर कम ध्यान देना पड़ेगा, बल्कि वो एक्चुअल सेलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। और एक्चुअल सेलिंग का मतलब होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, मार्केट में जाके ग्राहकों से या संभावित ग्राहकों से, जिनको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स के साथ एक कनेक्ट क्रिएट करना। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रस्ट और विश्वास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और विश्वास कैसे होगा? जब आप लोगों से लगातार मिलते रहेंगे, जब आप वैल्यू प्रपोजिशंस उनको बताते रहेंगे, तो विश्वास होगा। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय आपको फील्ड सेल्स में रहना है। और तीसरी चीज है कि ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए कि हम आज ऐसा सॉल्यूशन बनाना शुरू करें और हमको 5 साल लग जाए ऐसा सॉल्यूशन बनाने में, या फिर हमको 20, 30, 40, 50 मिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ जाए, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेते लेते मुझे 1-2 डिकेड का समय चला जाए। तो डेफिनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स लाइक दोस। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो पहले ही कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने अंदर रखता हो और जिसको मॉडिफाई करना, कस्टमाइज करना उतना ही ज्यादा आसान हो। और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रूव किया हुआ है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, अलग अलग शेप और साइज के कस्टमर्स, अलग अलग इंडस्ट्री के कस्टमर्स के लिए, कि उन्होंने अपने सीआरएम को उतना मैच्योर कर दिया है कि वो इन पॉइंट्स को एड्रेस कर पाए। इसके साथ ही मेरे ख्याल से आधे घंटे होने में 8 मिनट बाकी हैं, और मैं चाहता हूं कि आधे घंटे तकरीबन आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं, बिकॉज सेल्स इनसाइट्स में काफी एक्साइटिंग फीचर हैं। तो मैं जल्दी कवर करता हूं इन स्लाइड्स को। जैसा कि मैंने बताया, सेलर्स ऐसा मानते हैं, और जो आईटी कंपनीज हैं वो ऐसा मानती हैं कि जो सेलर्स हैं वो अपने कंपटीशन को केवल गट फील के बेसिस पे बीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गट फील के बेसिस पे आप कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे। एक बंदे के पास वो इंटेलिजेंस रहेगी, लेकिन वो इंटेलिजेंस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, वो इंटेलिजेंस वैलिडेट नहीं हो पाएगी। और B2B सेल्स या एंटरप्राइज सेल्स, जनरली जो बिग टिकट सेल्स होती हैं, वहां पे एक सेल्स टीम होती है जो एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी या किसी संभावित सेल के ऊपर काम कर रही होती है, और इनको सबको एक सेम पेज पे होना, कोलैबोरेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टिंक्ट के बेसिस पे आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो सारा डेटा है किसी डील से रिलेटेड, किसी प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड, किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिलेटेड, वो कहीं एक सिस्टम में हो, और जिन लोगों से संबंधित वो डेटा है, जो लोग उस डेटा पे जिनको उस डेटा के ऊपर काम करना है, उन सब लोगों को उस डेटा का सीमलेस एक्सेस होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे वो आइडेंटिफाई और कनेक्ट कर पाएंगे राइट बायर से। सो राइट बायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। राइट बायर इन द सेंस, आप इमेजिन करिए, हम कई बार बाजार में निकलते हैं और कोई आदमी बोल रहा होता है कि हम एक स्क्रबर लेके आए हैं जो एक झटके में आपके बर्तन चमका देगा, और बहुत सारे लोग खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, 10-15 मिनट उसकी बातों में अच्छा लगता है, वो तमाशे की तरह लोग देखते हैं और चले जाते हैं। सेल क्या होती है? बहुत कम होती है। तो क्या जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे वो राइट बायर थे? नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कितना एंगेज्ड है। अगर इसको हम कंटिन्यूअसली मेजर कर पाए, जो लोग हमारे पास एज अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या एग्जिस्टिंग कस्टमर आ रहे हैं वो कितने एंगेज्ड हैं, अगर हम ये डेटा के बेसिस पे मेजर कर पाए इंटेलिजेंटली, तो हम राइट बायर से कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरी बात है कि ईमेल ब्लास्ट पहले एक सेल्स और मार्केटिंग का बड़ा टिपिकल माध्यम हुआ करता था, जिसमें आप एक मैसेजिंग बनाते थे और सबको बॉम्बार्ड कर देते थे वो मेल से। अभी होता क्या है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, करेक्ट? एक ही तरीके की रिक्वायरमेंट हर कस्टमर की नहीं होती है। तो आपको कई बार क्या होता है कि
एक यूनिक ऑफरिंग देनी पड़ती है हर इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट को। और दूसरी बात है कि जब आप ये ऑफरिंग उनसे शेयर कर रहे हैं तो उनको ये फील होना चाहिए कि ये जो बात की जा रही है ये जेनरिक बात नहीं है, ये जनरल बात नहीं है, ये बात मेरे स्पेसिफिक है, मेरे लिए तैयार किया हुआ ये एक खाका है और ये मुझसे शेयर किया जा रहा है, राइट। तो पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सेल्स। और तीसरी चीज है, जैसा कि मैंने कहा कि सेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टारगेट, और रेवेन्यू टारगेट बहुत मल्टीपल लेवल्स पे ट्रैक होता है, जैसे वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, क्वार्टरली टारगेट्स, हाफ ईयर्स, और फिर उसके बाद ईयरली टारगेट। दूसरी बात होती है कि टारगेट्स बाय टेरिटरीज, राइट। एशिया से हमें कितना बिजनेस आएगा, यूएस से हमें कितना बिजनेस आएगा, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे ज्यादा फ्लरिश कर रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री कहाँ फ्लरिश कर रही है, हम उनको कैसे एड्रेस करें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर इस मैट्रिक्स को समझ पाए तो हम अपनी जो टॉप अपॉर्चुनिटीज हैं, और टॉप अपॉर्चुनिटीज किनको हम कहते हैं, जिनके कन्वर्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो, यानी प्रोबेबिलिटी हाई हो, या जो एडवांस स्टेज में हो, या फिर जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, राइट। तो हमको उनके ऊपर फोकस करना होता है ताकि हम अपने रेवेन्यू पे आसानी से पहुंच सकें। तो दैट्स व्हाई फोकसिंग ऑन टॉप अपॉर्चुनिटी। सेल्स इनसाइट्स ये सारी चीजें करके देता है, और मैं आपको वन बाय वन चीजें बताऊंगा कि कैसे जो एलिमेंट्स बिल्ड हुए हैं सेल्स इनसाइट्स के अंदर, वो आपको ये सारी चीजें जो मैंने कही इनको अचीव करने में कैसे मदद करते हैं। एक बात और जो मैंने कही कि सेलर्स हमेशा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे टास्क, इंफॉर्मेशन और टूल्स के ऊपर काम करना होता है। तो अगर वो ऐसे किसी सिस्टम पे काम कर सके जहां पर प्रोडक्टिविटी टूल्स, सीआरएम, सोशल नेटवर्क और जो भी डिफरेंट मीडियम है, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, ये सीमलेसली एक बार डेटा एंटर करने पे आपस में सिंक हो जाए। और सबसे आखिरी बात है कि जैसे कि मैंने कहा, बीइंग अ सेल्स पर्सन आपको फील्ड में होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर समय आप अपने ऑफिस में, या फिर अगर आप एक सेंसिटिव इंडस्ट्री हैं तो आप अपने वीपीएन के अंदर नहीं होंगे, तो आपके पास मोबाइल सेलिंग की भी अप्रोच होनी चाहिए। जिसका मतलब है कि अगर मैं एक कस्टमर से मिलने जा रहा हूं तो मैं कस्टमर से जो डिस्कशन कर रहा हूं उसको एक टैबलेट के ऊपर, एक मोबाइल के ऊपर सीमलेसली कैप्चर कर सकूं, और बाद में आके मुझे वही इंफॉर्मेशन ऑफिस में बैठ के वापस टाइप ना करनी पड़े, बल्कि ये सारा का सारा जो भी मैंने कैप्चर किया है ये उसी सिस्टम में ही हो डायरेक्टली, जो मोबाइल पे भी मुझे एक्सेसिबल हो, और या फिर मोबाइल से वापस सीआरएम के अंदर सिंक हो जाए। और लास्टली, जैसे कि मैंने कहा था कि इस तरीके के स्मार्ट और इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने के लिए कंपनीज चाहती हैं कि वो कम समय में इनको अचीव कर लें और कम पैसे में अचीव कर लें। तो ये तभी हो सकता है जब कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आपको ऑफरिंग दे, जो कि अपनी R&D टीम की मदद से ऑलरेडी ये सारी इंटेलिजेंस काफी हद तक बिल्ड कर चुकी है, और अपनी ऑफरिंग्स में ऐसा कोलैबोरेट कर चुकी है कि अलग अलग सेल्स सिनेरियो में उसके सॉल्यूशंस फिट हो सके। तो अभी जरूरत क्या है, आप केवल सब्सक्राइब करिए आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए, और चूंकि क्लाउड पे है आप रिकरिंग लाइसेंस फीस जमा करिए, जो कि वैसे भी इलास्टिक होगा। इलास्टिक इन द सेंस, अगर आपको सीआरएम सिस्टम आज 100 सेलर्स के लिए चाहिए, बाद में कभी उसको कम करने के लिए, लेट्स से कोविड जैसी सिचुएशन है या कोई क्राइसिस है या कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छी नहीं हो रही है, आपको लाइसेंसेस कम करने हैं, तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल सके। तो क्लाउड सॉल्यूशंस आपको ये देते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डायनामिक्स पावर प्लेटफॉर्म और सीआरएम ईआरपी आपको ये फैसिलिटी देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आज के प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कैसे डायनामिक्स 365 अपने दूसरे जो माइक्रोसॉफ्ट टूल्स हैं, ऑफिस 365, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और लिंक्डइन, इनके साथ सीमलेसली बात करता है। हम पिछले सेशंस में भी ये कुछ हद तक कवर कर चुके हैं। आज हम सबको एक कैप्सूल में इकट्ठे कर रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स में दिखा रहा हूँ। देखिए, आप एक इसमें देख पा रहे हैं कि ये आउटलुक विंडो के अंदर ऑलरेडी एक सीआरएम का विजेट ओपन किया जा रहा है, राइट। सो ये प्रूव करता है कि आप प्रोडक्टिविटी टूल के अंदर, अगर आप ईमेल्स के अंदर हैं और वहां से अगर आप किसी लीड या अपॉर्चुनिटी या कॉन्टैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको विंडो स्विच करके या दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से आपके कन्वर्सेशन, आपके रिकॉर्ड्स को डायनामिक्स के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहे हैं तो टीम्स के अंदर भी आप डायनामिक्स 365 को इस्तेमाल कर सकते हैं,
और सिमिलरली अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड पावर बीआई एलिमेंट्स हैं तो उनको भी आप डायनामिक्स 365 के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटीज या डील्स के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पर एक डील टीम है और उस डील टीम के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा लोगों को कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, तो आप वो अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक टीम्स भी ऑटोमेटिकली बिल्ड कर सकते हैं डायनामिक्स सीआरएम के साथ। मैं स्किप करता हूं ये स्लाइड बिकॉज ये सिमिलर है और मैं आगे जाता हूं। ओके, सो अब मैं डेमोन्स्ट्रेशन की शुरुआत करता हूं। उसके लिए मैं विंडो स्विच करके एप्लीकेशन में जाना चाहूंगा और आपको एक सिनेरियो बताता हूं। आई होप आप मेरी विंडोज देख पा रहे होंगे। फिलहाल मैं सीआरएम के सेल्स एक्टिविटी डैशबोर्ड के अंदर हूं। हाँ अक्षर, हम आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। आप आगे बढ़े। परफेक्ट। तो जैसा कि महेंद्र ने अपने एक सेशन में कवर किया था, डैशबोर्ड्स एक अच्छे एनालिटिक्स टूल हैं जिनके अंदर आप चार्ट्स, लिस्ट्स, विजेट्स, टाइल्स ये सब एम्बेड कर सकते हैं और इनके अंदर ड्रिल डाउन कैपेबिलिटी होती है, जिसका मतलब है कि जिस किसी भी चार्ट पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी स्लाइसिंग डाइसिंग करना चाहते हैं, अगर आप उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज स्प्लिट, टेरिटरी वाइज स्प्लिट या फिर पाइपलाइन स्टेज बाय स्प्लिट एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। आज मैं फोकस करूंगा उन चीजों पे जो नई हैं, जैसे कि डायनामिक्स 365 सेल्स इनसाइट से संबंधित चीजें। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा सेल्स इनसाइट्स के सेटिंग के एरिया में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस इंस्टेंस में हूं जिसका नाम है बिजैप्स गुरु डेमो, और यहाँ पे मैंने सेल्स हब एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। जो ये गियर बॉक्स है, गियर सिंबल है सेटिंग्स का, इसके एडवांस सेटिंग्स में जाके आप पहुंच जाएंगे सेटिंग्स एरिया में, और सेटिंग्स एरिया के अंदर जब आप ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो सिस्टम के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो है सेल्स इनसाइट्स, और यहाँ पे क्लिक करने पे आपको सेल्स इनसाइट्स का पूरा सेटअप मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, ये डिपेंड करेगा आपके लाइसेंस के ऊपर। अगर आपने पहले डायनामिक्स 365 सेल्स ले रखा है और उसमें अलग से आपने सेल्स इनसाइट्स का लाइसेंस नहीं लिया है, तो शायद इनमें से कुछ चीजें आप नहीं देख पाएंगे, तो आपको वो इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किस लाइसेंस पे हैं। अगर आप एक नए कस्टमर हैं जो प्रोफेशनल या एंटरप्राइज वर्जन यूज कर रहे हैं, तो सेल्स इनसाइट्स का एलिमेंट पहले ही आपको मिलेगा, बिकॉज वो आपके लाइसेंस में कवर होता है। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो सेल्स इनसाइट्स बेसिकली सेलर्स को हेल्प करता है कि वो इंटेलिजेंट तरीके से, और जब मैं इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूं, ये खुद की इंटेलिजेंस भी होगी सेलर्स की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी जो सिस्टम लेके आएगा। इन दोनों को एक अच्छे तरीके से अमेलगमेट या इकट्ठे करके और चीजों के ऊपर कैसे काम करें, वो ये फैसिलिटेशन करने के लिए हमारे पास सेल्स इनसाइट सेटिंग्स होती हैं। सेल्स इनसाइट्स के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि सेल्स एक्सीलरेटर, असिस्टेंट, ऑटो कैप्चर, ईमेल एंगेजमेंट, नोट्स एनालिसिस, रिलेशनशिप एनालिटिक्स, टॉकिंग पॉइंट्स, हु नोज हुम, प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग, प्रेडिक्टिव अपॉर्चुनिटी स्कोरिंग, प्रीमियम फोरकास्टिंग एंड इवेंचुअली द कन्वर्सेशन इंटेलिजेंस। अगर मैं एक एक लाइन में इन सब के बारे में बात करूं, जैसा कि रूही ने अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बात की थी, जब आप एक सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि कई सालों की सेल्स करने के बाद, अप्स एंड डाउन्स झेलने के बाद, आपको ये बात समझ में आ जाती है कि कौन से फॉर्मूले या कौन सी टैक्टिक्स, सेल्स टैक्टिक्स मेरे लिए काम करती हैं, किस तरीके की अप्रोचेस मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल हैं, और किस तरीके की सेल्स मेथोडोलॉजी यूज करने पे मेरे रिटर्न्स ज्यादा अच्छे होते हैं। जब आपने ये बना लिया कि मैं जब ये एक्टिविटीज एक सीक्वेंस में अकम्प्लिश करता हूं तो मेरे सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी आपको ये सारी चीजें दिमाग से निकाल के एक सिस्टम के अंदर कैप्चर करनी है कि भाई मैं क्या सीक्वेंस फॉलो करूं किसी कस्टमर को अप्रोच करने में, जिससे मेरे सेल को कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इंस्टेड ऐसा हो कि भाई 20 लोगों की सेल्स टीम है और सब अपने गट फील के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको जो मर्जी आ रहा है वो वैसे अप्रोच कर रहा है। इससे दो प्रॉब्लम होंगी, एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, दूसरा कस्टमर्स के सामने आप एक एंटिटी की तरह आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर आदमी, एवरीवन विल सिंग देयर ओन सॉन्ग, राइट। तो अगर मैं वापस दूसरे टैब पे आऊं सेल्स एक्सीलरेटर के अंदर, तो एग्जैक्टली यही चीज सेल्स एक्सीलरेटर करता है। मैं वापस यहाँ जाके आपको उसकी सेटिंग दिखाता हूँ पहले।
सेल्स एक्सेलरेटर के अंदर सेटअप करते वक्त आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, मसलन कुछ सीक्वेंसेस बनाने पड़ते हैं। सीक्वेंसेस इन द सेंस कि अगर आपके पास एक नया लीड आया या नया प्रोस्पेक्ट आया तो आप उसके साथ कैसे एंगेज करेंगे अपने आप को। एंगेज करने का मतलब है कि लेट्स से ये क्लाइंट आपको किसी एक्सटर्नल रेफरल से आया या फिर उन्होंने आपकी वेबसाइट पे जाके कोई कॉन्टैक्ट का फॉर्म भरा या आपके किसी प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्ट दिखाया या कहीं से इंटरनेट से आपका ईमेल एड्रेस लेकर आपको ईमेल किया। तो अभी आपका जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड है कि जो पहला कदम जो आपको सबसे अच्छे तरीके से या अगले कुछ कदम जो सबसे अच्छे तरीके से उठाने चाहिए वो कैसे आप ये करें, राइट। तो सेल्स एक्सेलरेटर सेटअप में आप बेसिकली ये बताते हैं कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के लोग भी हैं, सर्विसेज के लोग भी हैं, मार्केटिंग के लोग भी हैं, तो मैं सेल्स एक्सेलरेटर जो ऑन कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं। तो एक तो सबसे पहले आपको टीम बनानी पड़ती है कि भाई मैं सभी सिक्योरिटी रोल्स को सेल्स एक्सेलरेटर दिखाना चाहता हूं या फिर मैं केवल सेल्स टीम को दिखाना चाहता हूं। तो बेस्ड ऑन योर सिक्योरिटी रोल्स, अभी फिलहाल मैंने इस डेमो के लिए ऑल सिक्योरिटी रोल्स कर दिया है, बट आप इसको ऑलवेज चेंज करके सेल्स टीम या फिर किसी और रोल, बिजनेस रोल के लिए कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि सेल्स एक्सेलरेटर की जो इंटेलिजेंस है वो मैं किन के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, अपने लीड्स या प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, यानी जो संभावित कस्टमर हैं उनके ऊपर, या फिर जो एग्जिस्टिंग डील्स हैं इनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, उस पर मैं एक्सेलरेटर अप्लाई करना चाहता हूं। आप क्या ऑटोमेटेड एक्टिविटी बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं ये बता दीजिए। और इवेंचुअली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज कर रहे हैं कॉल्स के लिए, अभी आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप टीम्स टू टीम्स भी कॉल कर सकते हैं और टीम्स के अंदर से किसी नॉर्मल मोबाइल नंबर को भी कॉल कर सकते हैं। और उससे फायदा ये होता है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फ्रॉम योर सेल फोन, कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, आपकी जो वॉइस होती है, आपका जो वर्बल डिस्कशन होता है, आप उसको कैप्चर कर सकते हैं और उसको एनालाइज करके कि कौन से कीवर्ड्स आए, सेंटिमेंट्स कैसे लग रहे थे, सामने वाला नाराज महसूस हो रहा था या फिर खुश था या एक्साइटेड था, ये सारी चीजें आप डायनामिक्स के अंदर पुश कर सकते हैं और उसके बेसिस पे जिस लीड या अपॉर्चुनिटी के साथ आप एंगेज हो रहे हैं उसकी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो अभी अचीव हो गया है कि यू कैन सेट अप इंटीग्रेटेड कॉल्स। मतलब माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स टीम्स के अंदर से आप लोगों के मोबाइल नंबर अपने कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट्स के कॉल कर रहे हैं और कन्वर्सेशन इंटेलिजेंस से आप आपकी ट्रांसक्रिप्ट को एनालाइज करके सेंटिमेंट एनालिसिस जैसी चीजें कर पा रहे हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप सेल्स एक्सेलरेटर के अंदर कर सकते हैं। अगर मैं सीक्वेंसेस की बात करूं तो सीक्वेंसेस एक वर्कफ्लो की तरह, या आपने जिन लोगों ने पावर ऑटोमेट देखा है उन्होंने देखा होगा कि वो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, या अगर आपने दूसरे टूल्स के ऊपर काम किया है जैसे पेगा वगैरह है तो उनमें ड्रैग एंड ड्रॉप स्टेप्स होते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे सीक्वेंसेस होते हैं। सो सीक्वेंसेस क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई हमें मल्टीपल सीक्वेंसेस बनाने हैं, जैसे प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक सीक्वेंस बनाना है और डील कोलैबोरेशन के लिए या फिर डील नेगोशिएशन के लिए एक सीक्वेंस बनाना है। तो मसलन यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग में मैंने क्या बनाया इस सीक्वेंस में, मैंने बोला कि ठीक है, जब भी मुझे किसी कस्टमर किसी संभावित कस्टमर का यानी किसी लीड का ईमेल आएगा तो सबसे पहले मैं उसे एक रिस्पॉन्स ईमेल भेजूंगा ताकि उसे ये समझ में आए कि भाई उनकी बात हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सुनी और हम उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, मेरा सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है सेल्स का वो ये है कि जब भी कोई लीड मुझे अप्रोच करेगा सबसे पहले मैं एक रिप्लाई भेजूंगा जिसमें मैंने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज कर ली या फिर मैं मैनुअली उसमें कुछ टाइप कर दिया मैंने, जिसके बेसिस पे मैं एक अच्छा इंप्रेशन दे सकूं। उसके बाद मैं उस लीड के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करूंगा, तो मैं उसके लिए एक टास्क बना देता हूं। मैं उस लीड को एक अकाउंट मैनेजर असाइन करूंगा तो उसके लिए एक टास्क असाइन कर देता हूं। उसके बाद मैं 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन ये ईमेल भेजने के बाद वेट करूंगा। तो ये कॉन्फ़िगरेबल है, मैंने 1 आवर डेमो के लिए सेट कर दिया है। बट आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये सारी चीज करने के 2 दिन के बाद मैं कस्टमर को वापस कनेक्ट करूंगा कि भाई मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ और मार्केटिंग कोलैटरल्स भेज रहा हूं और क्या आप किसी दिन उपलब्ध रहेंगे कि हम एक टेलीफोनिक कॉल कर सकें। तो इस तरीके से मैं अप्रोच करना चाहता हूं। और अगर मुझे पता है कि अगर मैं इस तरीके से लीड को अप्रोच करता हूं तो उसके ग्रेजुएट होने के या क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा है। एक बार जब मैंने ये प्रोस्पेक्टिंग कर दी, अच्छा कई बार आपके पास क्या होता है कि कई अलग अलग बिजनेस सेगमेंट या प्रोडक्ट हो सकते हैं।
और इनके प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने के लिए आप अलग अलग टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर लीड के ऊपर एक नया सीक्वेंस बना सकते हैं, राइट। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास 50 लीड हैं तो 50 सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 50 लीड हैं आपके पास जो लेट्स से 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं या 3 अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप 3 लीड सीक्वेंस बना सकते हैं या 5 लीड सीक्वेंस बना सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ लीड हैज कम, किस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, आप वो पर्टिकुलर सीक्वेंस उस प्रोस्पेक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी सेटिंग वाली चीजें। अब जब ये एक्शन में आएगा तो क्या होगा? तो एक्शन में आने के लिए मैंने क्या किया कि अभी मैं यहाँ पे जो सिनेरियो सिमुलेट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं एक कंपनी हूँ यूफोरिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और यूफोरिया प्राइवेट लिमिटेड में मैं हूँ, मेरे साथ रूही हैं या फिर लेट्स से अमित हैं, महेंद्र हैं, इस तरीके से हम अपने एक सेल्स टीम है और हमारा आउटलुक है, राइट। तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी सिस्टम है आउटलुक। और यहाँ पर हमारा एक, अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस नहीं है और मुझे टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन करना था, तो मैंने अपना हॉटमेल और जीमेल एड्रेस मेरे प्रोस्पेक्ट के ईमेल एड्रेस में यूज कर लिया, राइट। तो लेट्स से कि मुझे एक लीड से ईमेल आता है कि वी नीड अ कोटेशन रिलेटेड टू योर क्लाउड सर्विसेज, और प्रोबेबली वी नीड अ कोटेशन, लेट्स से वी आर BizApps Guru and or probably Euphoria Private Limited or maybe BizApps Guru, right? So we are BizApps Guru और हम BizApps Guru में क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन आती है यूफोरिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां से कोई एक दूसरे जेंटलमैन मुझे कांटेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि हमें आपके प्रिंटर लाइन की कोटेशन चाहिए, या लेट्स से हार्डवेयर की कोटेशन चाहिए, या सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कोटेशन चाहिए, राइट। अभी जब वो ईमेल लैंड होता है कहां पर? आउटलुक में, राइट। तो आउटलुक मुझे ये फैसिलिटी देता है, और ये हम पिछले डेमोज में भी देख चुके हैं, कि हम डायनामिक्स 365 के विजेट्स को आउटलुक के अंदर से इन्वोक कर सकें। तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है, ये akhilesh@duty.com एक बंदा है, इसने मुझे मेल किया और मैं अभी इस ईमेल को डायनामिक्स में ट्रैक करना चाहता हूं, मतलब मैं अखिलेश और उनकी कंपनी को डायनामिक्स के अंदर ट्रैक करना चाहता हूं, राइट। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैं इनके लिए एक नया लीड बनाना चाहता हूं। सो लेट्स से यहां पर मैं बोलता हूं कि मुझे एक लीड बनाना है नया, और मैं बोलूंगा कि नीड प्रिंटर्स। एक दूसरी चीज और हो सकती थी, मैं डायरेक्टली इस ईमेल को ट्रैक करके और उसको कन्वर्ट टू लीड भी कर सकता था, बट ठीक है, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा लंबा आउट ले लेता हूँ। लेट्स से इनका बजट है $250,000, परचेज टाइम फ्रेम इमीडिएट है, लीड सोर्स वर्ड ऑफ माउथ है, जो फर्स्ट नेम है वो मैं थोड़ा नाम बदल देता हूँ, तो ये इन्होंने मुझे उस ईमेल एड्रेस से किया था, और लेट्स से उनके सिग्नेचर से मुझे पता चला कि वो परचेज हेड हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उनकी कंपनी का नाम है राइट। तो लीड को कैप्चर करने के बाद मतलब इस ईमेल को लीड में कैप्चर करने के बाद आप देखेंगे कि ये आउटलुक में जो डायनामिक्स 365 विजेट है वो बोलेगा कि ये ऑलरेडी ट्रैक हो गई है। अगर आप वापस इस लीड को देखना चाहते हैं कि डायनामिक्स में ये कैसे बना है, आप यहीं से व्यू इन डायनामिक्स करके डायनामिक्स ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, यही छोटी छोटी चीजें जो सेलर की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा देती हैं। बजाय कोई नई स्क्रीन खोलना या URL याद रखना या ये सब करने के बजाय वो डायरेक्टली आउटलुक के अंदर से डायनामिक्स खोल सकते हैं, और यहाँ पर उनको वो लीड और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और जो ईमेल थी जहां से हमने वो लीड बनाया था, वो ईमेल भी उनके एक्टिविटी में अटैच हो जाएगी। अभी क्या होगा कि अभी मैं बोलूंगा कि ठीक है, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्रोस्पेक्टिंग वाला जो सीक्वेंस है उसमें फिट होंगे,
तो मैं क्या करूंगा कि कनेक्ट सीक्वेंस बोल के और वो सीक्वेंस यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। जब इस लीड को मैं उस सीक्वेंस के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जितनी एक्टिविटीज मैंने बनाई थी वो शेड्यूल हो जाएंगी मेरे लिए। मसलन सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, मुझे एक ईमेल करना है, डियर सर मैडम, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस, वी लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विथ यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, हम्बल रिगार्ड्स, बिज़ाप गुरु सेल्स, राइट। तो अभी मुझे ये ईमेल बनानी नहीं पड़ी, तो मेरी प्रोडक्टिविटी फिर से यहाँ पे बढ़ गई, राइट। मुझे केवल क्या करना है, मैं सीधे इसको ईमेल पे क्लिक करूंगा और it will be able to send the email, right? So सब कुछ यहाँ पर आ गया, ईमेल एड्रेस, सब कुछ, ईमेल कंटेंट वगैरह सब आ गया और हमने इनको बोल दिया सेंड। तो मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, मेरी टेम्पलेट्स रेडी थी, मेरा ईमेल रेडी था और मुझे केवल उसको सेंड बोलना पड़ा, राइट। और मैं बोलता हूं कि मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया, मतलब सीक्वेंस में मुझे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बोली गई हैं उसका पहला स्टेप मैंने पूरा कर लिया। तो मैं बोल दूंगा कि माय दिस जॉब इज डन। जब मैं बोलूंगा ये मेरा काम हो गया, तो फिर सिस्टम मुझे बताएगा कि हाँ, अभी बेस्ट प्रैक्टिस बोलती है कि आपको इस लीड के ऊपर रिसर्च करना है, तो आप लिंक्डइन पे जाइए, आप कई सारी चीजों पे जाइए। तो अभी अगर आप देखेंगे, जब आप लिंक्डइन पे कनेक्टेड होते हैं तो जनरली जो भी लोग कैप्चर होते हैं एज अ लीड वगैरह, उनको उनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, वो भी सजेस्ट करने लग जाता है सिस्टम, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दूसरी ईमेल में जाता हूं और यहां पर सॉरी, एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ी देर पहले मुझे ईमेल आई थी, मैं वापस इस दूसरे रिकॉर्ड के अंदर जाता हूं, व्यू इन डायनामिक्स 365। अब यहाँ पर कई सारी इंटेलिजेंस है, राइट। जैसे कि ईमेल के अंदर मुझे ये भी पता चलेगा कि भाई ये जो व्यक्ति हैं जिनको टैग किया गया है इस ईमेल में, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, राइट। तो सिस्टम मुझे ये सजेस्ट करने लगेगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए रूही का ईमेल एड्रेस लिया है। तो आप देखिए कि आउटलुक ने लिंक्डइन की वजह से, कनेक्शन होने की वजह से, मेरे पूरे इकोसिस्टम का लिंक्डइन में कनेक्शन होने की वजह से ये सजेस्ट कर रहा है कि लुक्स लाइक दिस पर्सन इज रूही शेख, द सीईओ ऑफ इनोजिक, एंड यू हैव 222 म्यूचुअल कनेक्शन एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो आपको ये एडिशनल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल नेटवर्किंग टूल से भी मिल गई कि जो स्टेक होल्डर्स इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट के हैं, उसमें अखिलेश कौन है और उसमें रूही कौन है। तो इस तरीके से लिंक्डइन आपको कनेक्ट कर देगा। अभी चूंकि मैं यहाँ पे अपना bizapps.guru.hindi का ये यूज कर रहा हूं, तो मुझे लिंक्डइन आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। बट अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूं तो लिंक्डइन मुझे कुछ प्रोबेबल मैचेस बता देगा और उसके बाद मैं उसमें से सेलेक्ट करके बोल सकता हूं कि हाँ, लुक्स लाइक दिस इज द पर्सन, राइट। और यही सिमिलर काम आप डायनामिक्स के अंदर से भी कर सकते हैं अगर आपने लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर का लाइसेंस ले रखा है तो। सीक्वेंसेस के बाद हम आगे आते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक था, सॉरी एक मिनट, सीक्वेंसेस के बाद हम आते हैं असिस्टेंट के ऊपर। तो असिस्टेंट एक बहुत ही शानदार चीज है। अगर आप पुराने जमाने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक यूज करते थे, एक्सेल वगैरह, तो एक गिफी आता था, गिफी एक पेपर पिन जैसा यहाँ पे आइकॉन आता था वर्ड के ऊपर। आप जब क्लिक करते थे तो एक पॉपअप आता था और वो आपको कुछ चीजें ढूंढने बोलता था, स्पेल चेक वगैरह करने के लिए बोलता था, राइट। सिमिलरली डायनामिक्स में एक असिस्टेंट है जिसको हम रिलेशनशिप असिस्टेंट बोलते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखी हैं रिलेशनशिप असिस्टेंट में, वो हमें रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, राइट। तो असिस्टेंट हमें बताता रहता है कि आपको क्या चीजें प्रायोरिटाइज करनी है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो जल्दी क्लोज होने वाली हैं तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक कुछ एक्टिविटीज नहीं की, उसके ऊपर ईमेल्स नहीं किए, कोई फोन कॉल्स नहीं किए, तो आप प्रायोरिटाइज करिए उनको। और इस तरीके से कई अलग अलग डायमेंशन से मुझे वो इंटेलिजेंस बताता है, राइट। तो असिस्टेंट का बेसिकली ये काम है। और असिस्टेंट आप ये ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे रहता ही है, इसके साथ साथ असिस्टेंट के जो नोटिफिकेशन है
वो जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से रिलेटेड है उस रिकॉर्ड के अंदर भी दिख सकते हैं, राइट। सो वो असिस्टेंट का काम है। इनसाइट्स कार्ड भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। असिस्टेंट में क्या क्या चीजें दिखेंगी, मतलब किस तरीके के नोटिफिकेशन दिखेंगे, वो इनसाइट कार्ड्स के अंदर से डिराइव होता है। इनसाइट्स कार्ड माइक्रोसॉफ्ट पहले से भी बिल्ड करके आपको देता है, और आप अपने नए इनसाइट कार्ड्स भी बना सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हों, जिसके अंदर आप अपने बिजनेस रूल्स, अपने जो डिसीजन पॉइंट्स हैं उनको ये कर सकते हैं, राइट, या फिर जो एक्टिविटी पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। एक बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई है, जैसे रीसेंट मीटिंग्स के बारे में बात करना। अगर आप कोई रीसेंट मीटिंग अटेंड करके आए हैं लेकिन आपने उसके कोई नोट्स कैप्चर नहीं किए हैं, तो असिस्टेंट आपको बताएगा कि भाई आपने कोई रीसेंट मीटिंग अटेंड की थी, तो वुड यू लाइक टू ओपन एंड ऐड नोट्स टू दैट। ईमेल ओपन आपको बताता है कि आपने जो ईमेल की वो सामने वाले को डिलीवर हुई, और अगर डिलीवर हुई तो उन्होंने ओपन की या नहीं की। तो थोड़ा सा ये चीजें जीडीपीआर और जो डेटा प्राइवेसी के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके की जाती है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है इन सारी चीजों के लिए। बट आपको फिर भी जिस ज्योग्राफी में या जिस ज्यूरिसडिक्शन में आप काम कर रहे हैं, ईमेल ओपन के लिए आपको थोड़ा सा उसके लिए केयरफुल होके करना है कि आप आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर्स के ईमेल ओपन की नोटिफिकेशन या रिसीट चाहते हैं, और वहां का ज्यूरिसडिक्शन आपको अलाउ करता है या नहीं। तो वो एक चीज है। आपकी अपकमिंग मीटिंग्स कोई मिस ना हो जाए, वो भी असिस्टेंट आपको बताएगा। कौन सी रिसेंट मीटिंग्स हुई थी वो बताएगा। कहाँ पर ईमेल्स भेजना है। अगर आपने कोई टास्क ऐसा लिया हुआ है कि भाई मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए सियाटल से सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो अपकमिंग फ्लाइट्स वगैरह। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सेलर्स जनरली या तो उनके असिस्टेंट मेंटेन करते हैं, कोई सेक्रेटरी, या फिर कोई, उनको इसमें काफी समय जाता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पर असिस्टेंट क्या करता है कि आपको बताता रहता है कि प्रायोरिटी में आपको क्या क्या काम करने हैं, राइट। अगर मैं बात करूं कन्वर्सेशन इंटेलिजेंस की, तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जब आप टीम्स कॉल्स को इंटीग्रेट कर देते हैं डायनामिक्स के साथ, तो आप जो वर्बल कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनके बेसिस पे इंटेलिजेंस बिल्ड करके और आपके अपॉर्चुनिटी या लीड वगैरह का स्कोरिंग या फिर नेक्स्ट बेस्ट एक्शंस डिसाइड कर सकते हैं। ऑटो कैप्चर बेसिकली ईमेल, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है। सो ऑटो कैप्चर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आते हैं, एक्टिविटी सजेशन और कॉन्टैक्ट सजेशन। सो कॉन्टैक्ट सजेशन वो है कि अगर मुझे मेरे आउटलुक में कुछ नए लोगों से ईमेल आए हैं, बट सीआरएम ऐसा सेंस कर रहा है कि इस ईमेल एड्रेस वाले बंदे या बंदी का रिकॉर्ड सीआरएम के अंदर नहीं है, तो ऑटो कैप्चर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको ये ईमेल मिली थी, डू यू थिंक कि ये पर्सन सीआरएम में होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि अरे मेरे मेल बॉक्स बहुत फ्लडेड होते हैं, तो मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूं किसको कांटेक्ट बनाना है नहीं बनाना है। सो इट्स अ लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क फॉर मी। तो वो ये यहाँ ये नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं उनको कॉन्टैक्ट्स में। और एक्टिविटी सजेशन, जैसे मैंने बताया, अगर कोई ईमेल्स वगैरह है जिनको आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो एक्टिविटी सजेशन बेसिकली आपको बताता है कि देयर आर ईमेल्स, आप प्रोबेबली इनको रिप्लाई करिए, वरना रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा नहीं है। और अगर मैं आपको एक छोटा सा विजेट यहाँ पे दिखाऊं, तो आपको वो रिलेशनशिप में, सेल्स एक्सेलरेटर में वो चीज दिखेगी कि भाई जिस क्लाइंट या लीड के साथ हम बात कर रहे हैं उसके साथ हमारे रिलेशनशिप की हेल्थ कैसी है, राइट। सो लेट मी गो टू द अदर रिकॉर्ड। यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि ये जो दूसरा यूफोरिया सिस्टम्स लिमिटेड के लोग हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। मतलब सिस्टम ऐसा सेंस कर पा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप स्टडी तो है लेकिन पुअर है। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है पुअर रिलेशनशिप एंड स्टडी। सो पुअर रिलेशनशिप एंड स्टडी का मतलब है कि ठीक है, कम्युनिकेशन तो टू एंड फ्रो हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन रिलेशनशिप पुअर है। और क्यों बोल रहा है ये पुअर है रिलेशनशिप? क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स कस्टमर्स ने हमें की और हमने
उस हिसाब से उनको रिप्लाई नहीं किया। मतलब लेट्स से उन्होंने 5, 6, 7 बैक टू बैक ईमेल्स किए पिछले 4-5 दिनों में और हमारी तरफ से रिप्लाईज उनको नहीं गए या फोन कॉल्स एस्टैब्लिश नहीं हुए, या फिर सेल्स एक्सेलरेटर ने हमें जो स्टेप्स सजेस्ट किए थे इनके साथ एंगेज करने को, अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने उनमें से एक भी स्टेप्स परफॉर्म नहीं किए हैं। तो एज अ सेलर मैं पिछड़ रहा हूँ यहाँ पर, राइट, और इसीलिए मेरी रिलेशनशिप जो है वो पुअर हो रही है। तो ये चीजें क्या है, ये एक अलर्ट की तरह काम करती हैं कि भाई रिलेशनशिप पुअर हो, उसको सुधारने के लिए अच्छा है कि यू स्टार्ट एंगेजिंग बेटर। यहाँ पे क्या है, कस्टमर ज्यादा प्रोएक्टिव है, आप कम प्रोएक्टिव है, मतलब हो सकता है कि वो थोड़े दिन में पुट ऑफ हो जाए कि भाई ये लोग ध्यान नहीं देते हैं तो मुझे इनके साथ बिजनेस नहीं करना है, राइट। ईमेल एंगेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया था, ईमेल एंगेजमेंट बेसिकली ये बताता है कि आपने सीआरएम के अंदर से जो ईमेल्स भेजी वो उनके ऊपर कैसा एंगेजमेंट हुआ, कितने बार ओपन हुई, कब ओपन हुई वगैरह। तेज जा रहा हूं। ओके, नोट्स एनालिसिस। सो नोट्स एनालिसिस एक और इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए आप किसी लीड्स के या किसी अपॉर्चुनिटी या किसी से रिलेटेड किसी कस्टमर के साथ मीटिंग करके आए और आपने वो कुछ नोट्स कैप्चर किए, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो नोट्स में आपने लिखा क्या है, सी नोट्स क्या है, इट्स जस्ट अ प्लेन टेक्स्ट थिंग, राइट। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो माइक्रोसॉफ्ट की है वो क्या करती है कि इस पर्टिकुलर नोट में आपने क्या नोट किया है उसके बेसिस पे वो आपको टास्क सजेस्ट कर देती है। जैसे कि मैंने एक नोट किया था कि आई हैव टू कॉल रूही टू फर्दर डिस्कस द प्राइसिंग ऑफ द डील, राइट। तो यहाँ पे सिस्टम मुझे क्या बोल रहा है कि डू यू वांट टू प्रोबेबली शेड्यूल अ टास्क फॉर दिस, राइट। तो इस तरीके से नोट्स एनालिसिस क्या करता है, वो हमको ये बताता है कि आपके नोट से हमें समझ में आ रहा है कि आपका प्रोबेबल एक्शन क्या होना चाहिए इसके ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पर भी ये न्यू टास्क सजेशन बोल रहा है, राइट, इधर भी न्यू टास्क सजेशन बोल रहा है। मतलब यहाँ पे इसको परफेक्ट कोलैबोरेशन बनाने के लिए मुझे एक टास्क बना देना चाहिए ताकि मैं ये रिप्लाइंग टू अखिल्स ईमेल या कॉलिंग रूही या फिर रिप्लाइंग टू ईमेल फ्रॉम अखिलेश दुबे इनको मिस ना करूं, राइट। तो ये सारी चीजें नोट्स एनालिसिस के थ्रू हो रही हैं। एनालिटिक्स एंड रिलेशनशिप हेल्थ मैंने अभी आपको बताया। टॉकिंग पॉइंट्स भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। जनरली जब आप B2B सेल्स में होते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं और जनरली वो काफी हाई लेवल इंडिविजुअल्स होते हैं। दे कैन बी CXOs, दे कैन बी ग्लोबल हेड्स एंड पीपल हु आर रियली बिजी। सो बहुत बार आपको ये केयर करनी होती है कि दीज पीपल मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर टेबल। इनके पास बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी प्रायोरिटीज होंगी एड्रेस करने के लिए। तो मेरे लिए सबसे सही समय क्या है इनसे बात करने पे? तो एज अ सेलर मैं सोचूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि जब इनका मूड अच्छा हो या फिर जब कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन आए जिसके बेसिस पे मुझे लगे कि हाँ ये थोड़ा लाइटर मूड में है, स्ट्रेस नहीं है, तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ा सकूं। अदरवाइज वो थोड़ा सा हार्ड सेलिंग लगने लगेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं टॉकिंग पॉइंट्स में बोल सकता हूं कि ठीक है, मुझे जो ईमेल कम्युनिकेशन आएंगे उस ईमेल कम्युनिकेशन के ट्रांसक्रिप्ट यानी उसके कंटेंट को आप पढ़िए और देखिए कि क्या उसमें हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है। Like I was not well last week, but I'm feeling better now, or probably I joined a fitness center and I'm loving my yoga sessions. इस टाइप की कुछ चीजें हैं तो वो हेल्थ कैटेगरी में आएंगे। और ऐसा कुछ भी अगर ईमेल्स में सेंस करेगा CRM तो ऑटोमेटिकली आपको बोल देगा कि दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ और फैमिली और स्पोर्ट्स, या फिर प्रोबेबली उन्होंने बोला कि yesterday after work I went to see the new movie in the theater along with my husband and we had a good time. Later we went for a dinner and it's a nice Saturday morning now, so something like that, right? तो ऐसा कुछ अगर कन्वर्सेशन आता है तो मुझे पता है कि सामने वाला अच्छे मूड में है और ये सही समय है कि मैं एक मीटिंग के लिए उनको प्रपोज कर सकूं या ऐसी कोई बातें कर सकूं, राइट। सो टॉकिंग पॉइंट्स बेसिकली ये बताते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर बातें हो रही हैं और उन पॉइंट्स को लेवरेज करके हम कैसे अपने सेलिंग को, जो रिलेशनशिप है, सेंसिबल सेलिंग है, इंटेलिजेंट सेलिंग है, उसको आगे बढ़ा सकूं। Who knows Home भी एक अच्छा फीचर है। मुझे पक्का नहीं है कि मैं इसको आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा।
कई बार जब आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेट्स से ग्लोबल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, और लेट्स से आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, राइट, और आपको एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और आपने सोचा कि यार मुझे इनको अप्रोच करना चाहिए बिकॉज कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ से आ सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं लिंक्डइन पे भी इनसे कनेक्टेड नहीं हूँ, और मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा कॉमन कनेक्शन हो, जो मुझे इंट्रोड्यूस कर सके और जिसकी रिलेशनशिप अच्छी हो इनके साथ। तो हु नोज हुम क्या करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सो मैं ऑर्गेनाइजेशन जब बोल रहा हूँ तो टेक्निकली स्पीकिंग डायनामिक सीआरएम के दूसरे यूजर्स, राइट, वो दूसरे वर्टिकल के मैनेजर्स हो सकते हैं, दूसरे वर्टिकल के वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, सेल्स टीम हो सकते हैं, मार्केटिंग टीम हो सकते हैं। तो सिस्टम सेंस करेगा कि अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन किसी के आउटलुक से कभी भी इस बंदे के ईमेल एड्रेस पे मेल्स वगैरह एक्सचेंज हुई हैं क्या, अगर हुई हैं तो कितनी ईमेल्स एक्सचेंज हुई हैं। तो ऑलवेज कीपिंग बाउंड्री, मतलब ऑब्वियसली वो डेटा में नहीं जाएगा बिकॉज देयर कैन बी सिक्योरिटी बाउंड्रीज, आप दूसरे की ईमेल नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको एक इंप्रेशन मिल जाएगा कि मार्क मेरा एक कलीग है जो दुबई में बेस्ड है या हांगकांग में बेस्ड है, उसका इन प्रॉस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। तो मैं मार्क को एक कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकता हूं कि मार्क, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस मी टू लेट्स से हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं वॉरेन बुफे। सो मैं मार्क को बोलूंगा कि मार्क, कैन यू डू मी अ फेवर टू इंट्रोड्यूस मी टू वॉरेन बुफे बिकॉज आई फील some of my equity instruments are of good interest to them, so I would like to get introduced so that I can carry the conversation forward, right? तो आप क्या कर रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्शंस और इंटेलिजेंस को यूज करके और एक अच्छे वे में इस प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो हु नोज होम बेसिकली एक ग्राफ में आपको दिखाता है कि भाई प्रोस्पेक्ट बीच में है और उसके साथ कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो इनके साथ कनेक्टेड हैं, और उनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, राइट। किसी के बस बेसिक हाय हेलो है तो या एक दो बार ईमेल एक्सचेंज हुआ था बट रिप्लाई नहीं आया था, तो वो पुअर रिलेशनशिप है। लेकिन किसी के साथ हाई हो सकती है, लेट्स से एक वीपी है मार्क, उनके साथ बहुत सारे ईमेल एक्सचेंज हुए हैं, प्रीवियसली उन्होंने इनको कुछ सर्विसेज भी रेंडर की हैं जब वो हमारी ज्योग्राफी में थे, तो मतलब हम अपने कलीग से बोल सकते हैं कि हमको इनसे इंट्रोड्यूस कर दो। सो हु नोज हुम वहां पे काम आता है। फाइनली लीड स्कोरिंग, जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं, दीज आर लिटिल सेंसिटिव एंड मैं कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा मतलब इन डेप्थ AIML मॉडल्स हैं जो लीड स्कोरिंग, अपॉर्चुनिटी स्कोरिंग और प्रीमियम फोरकास्टिंग में यूज होते हैं। सो लीड स्कोरिंग का मतलब है कि बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है लीड स्कोर, राइट। अभी ये लीड स्कोर बिल्ड नहीं हुआ है बिकॉज आपको ये बात पता होगी कि मशीन लर्निंग या फिर AI से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट जब आपको बिल्ड करना है तो आपको हिस्टोरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर मैं डेमो कर रहा हूँ ये नई ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे उतने लीड्स नहीं है। सो जनरली लीड स्कोरिंग के लिए कुछ 100, 125 या 150 लीड्स होने चाहिए मिनिमम पॉसिबल, जिसमें कुछ क्वालिफाइड हो, डिसक्वालिफाइड हो, तो मतलब एक गुड मिक्स ऑफ डेटा मेरे पास होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट और उनको रीड करके हमारी जो मशीन है वो ये बता पाएगी कि भाई इस बेस्ड ऑन ऑल द इंटरेक्शंस दैट हैव हैपेंड एंड द रिलेशनशिप हेल्थ, ये लीड का स्कोर कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड कितना है। सिमिलरली अपॉर्चुनिटी का भी स्कोरिंग होता है। और फोरकास्टिंग जो है, फोरकास्टिंग बेसिकली होगा आपके रेवेन्यू टारगेट्स को रोल अप करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, जो आपका जो रेवेन्यू या फिर जो आपका सेल्स टीम होता है वो जनरली एक हायरार्की में काम करता है, राइट। सो पीपल हु वुड बी डिवाइडेड, जो अलग अलग ज्योग्राफीज में काम कर रहे होंगे या अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर रहे होंगे, फिर उनके कोई मैनेजर्स होंगे, फिर उनके टीम लीड्स होंगे, तो हर किसी का टारगेट होता है, राइट। सो लेट्स से एशिया पैसिफिक का मेरा टारगेट है इस साल सेल करने का, लेट्स से $50 मिलियन या फिर प्रोबेबली लेट्स से $500 मिलियन, राइट। और वो मैं चाहता हूं कि $500 मिलियन में एक जो लायन शेयर है वो $100 मिलियन ऑस्ट्रेलिया से आए, $50 मिलियन चाइना से आए, $25 मिलियन सिंगापुर से आए, इस तरीके से। तो ये क्या है कि ये अलग अलग जो फोरकास्ट हैं ये मैं सेट कर रहा हूं इनको ज्योग्राफी वाइज, राइट। और फिर इनको सबको रोल अप होके इनके पेरेंट पे जाना है। सो
अभी इस तरीके की अगर फोरकास्टिंग मुझे करनी है, कोटा के ऊपर फोरकास्टिंग, सेल्स कोटा के ऊपर या रेवेन्यू के ऊपर या नंबर ऑफ डील्स के ऊपर, तो मैं ये भी यहाँ पे कर सकता हूँ। और इसमें भी AI का यूज करके मशीन मुझे मतलब सिस्टम मुझे ये बता पाएगा कि आपका फोरकास्ट अचीव होने के चांसेस कितने हैं और आपको और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आपका क्वार्टर या फिर हाफ ईयर या जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, राइट। सो मेरी तरफ से मोर और लेस ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।